नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को अपन 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस पावन बेला पर कुछ करंट जीके के क्वेश्चन हैं, वो आपके साथ शेयर करने का मन करा। उससे पहले मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि मातृभूमि किसी मंदिर से कम नहीं, देशभक्ति किसी बंधन से कम नहीं, भारत भूमि किसी कुंदन से कम नहीं। अरे लगा के देख इस मिट्टी को अपने मस्तिष्क से, इसकी खुशबू भी किसी चंदन से कम नहीं। तो दोस्तों, अपन करंट जीके की इस कड़ी में कुछ समसामयिक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, रेल पावर प्रोजेक्ट से किस राज्य को फायदा मिलेगा? रेटल पावर प्रोजेक्ट से किस राज्य को फायदा मिलेगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो ये एक बिजली पावर प्रोजेक्ट है भाई, बिजली से संबंधित है और इससे जम्मू कश्मीर को फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लिए ये रेटल पावर प्रोजेक्ट योजना चालू की गई है। तो इससे संबंधित ये आपके सामने कुछ पिक्चर भी लेके आया मैं। 850 मेगावाट के रेटल पावर प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को बिजली मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JKPDC मिलकर बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। अगला एक ये जो चाइना से संबंधित है, या यूँ मान लो उससे संबंधित नाम रखा गया है, ड्रैगन फ्रूट। एक ड्रैगन फ्रूट आता है, कपिल शर्मा शो आप कभी देखते होंगे तो उसमें ज़रूर रखा हुआ भी आता है वो, और उसमें कई बार इसकी बात भी चलती है कि ये ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है। का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम क्या रखा है ये देखिए, कमलम, पारिजात, हरिशिंगार या ड्रोन फ्रूट। तो इसका नाम है वो कमलम रखा है। क्या रखा है? कमलम रखा है। किसने रखा है? गुजरात सरकार ने ये नाम रखा। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नया नामकरण कमलम कर दिया। सुपर फ्रूट माना जाने वाला ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति का फल है। इसका उपयोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह है ड्रैगन फ्रूट। इसका नाम कमलम रखा है। किसने रखा है? गुजरात सरकार ने रखा है। अगला देखिए, डेजर्ट नाइट 21 क्या है? क्या है ये? एक युद्धाभ्यास है, या परमाणु समझौता है, या व्यापारिक समझौता है, या सामरिक समझौता है? तो ये एक युद्ध अभ्यास है जो अपने राजस्थान में हुआ था। डेजर्ट नाइट 21 किस किस के बीच में हुआ था? फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? वायुसेना के बीच में हुआ था। इसमें सबसे पहली बार जोधपुर में से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें पहली बार कौन से विमान ने? रफाल विमान ने हिस्सा लिया था। अभी हुआ है। डेजर्ट नाइट 21 भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। जोधपुर में आयोजित होने वाले इस अभ्यास में फ्रांस के A40M वायुयान हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से इसमें मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, राफेल और IL-78 शामिल होंगे। ये विमान इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी विथ VK सिंह, मैं गवर्नमेंट टीचर 2012 से लगा हुआ हूँ, और आपको ऐसे ही वीडियो और इनोवेशन आपको देता रहूँगा जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। जितना मुझे टाइम मिलता है, एक तो समय का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो जितना टाइम मिलेगा मैं आपको अच्छी PDF उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इनोवेशन के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान?
इसमें देखिए सबसे पहले शीर्ष नंबर पर 1 नंबर पर कर्नाटक ही है और इसकी दूसरी रैंक है वो महाराष्ट्र की आई है। पहला कर्नाटक है और दूसरा महाराष्ट्र है। और कौन जारी करता है? ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसकी कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में कर्नाटक पिछले साल की तरह ही पहले स्थान पर बरकरार है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुए इस इंडेक्स में इनोवेशन के आधार पर राज्यों को रैंक दी जाती है। 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस देश की सेना टुकड़ी ने हिस्सा लिया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72वां जो गणतंत्र दिवस अभी हाल ही में आज के दिन मना रहे हैं, इसमें किस देश की सेना टुकड़ी ने हिस्सा लिया है? बांग्लादेश, फ्रांस, इंग्लैंड या नेपाल? तो इसका उत्तर हुआ बांग्लादेश। उससे पिछली बार किसने हिस्सा लिया था? फ्रांस ने। यानी 71वां में किसने हिस्सा लिया था? फ्रांस ने भी। और 72वां में किसने लिया है? बांग्लादेश ने। भारतीय संविधान की पांडुलिपि किसने लिखी? पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई इसको आप हाथ से लिखिए, तो किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या प्रेम शुक्ल? तो ये जो नाम है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान की पांडुलिपि को अपने हाथों से लिखा था। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं हर पन्ने पर और अपना नाम लिखूंगा और सबसे अंत में अपने दादाजी और अपने गुरु का नाम लिखूंगा। तो इसी शर्त के आधार पर इन्होंने संपूर्ण भारतीय संविधान, वैसे यूँ कहते कि भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अंबेडकर ने इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की थी। लेकिन हाथ से लिखने वाले हैं वो यही हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इस पूरी पांडुलिपि को हाथ से लिखा था। भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि है उसको हाथ से लिखा था। आज उसमें नाइट्रोजन के वो मिला करके शीशे के बॉक्स में रखी हुई है वो, और बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखी हुई है, सुरक्षित है वो आज पांडुलिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में हमने किन देशों से क्या लिया? किन देशों से? तो अपन ने फ्रांस से क्या लिया? आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। यानी इसमें गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार हमने फ्रांस से लिए थे। मुख्य बात है प्रस्तावना की जो अवधि है ना, वो हमने किससे ली है? फ्रांस से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? राज्यों के बीच कारोबारी की आज़ादी, जो स्टेट हैं उनके बीच में कारोबारी की आज़ादी ली। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची, यानी ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची है वो किससे ली? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और सोवियत संघ से हमने क्या लिए? मूल कर्तव्य लिए। बहुत ही अच्छी इनोवेशन वाली पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सोवियत संघ से हमने क्या लिखा, क्या लिया? मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने? संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो किससे ली? हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। तो आप इसको यूं भी याद रख सकते हो कि भाई एक जैसी परंपरा है, तो यहाँ पर काले गोरे का भेदभाव किया जाता था, तो संशोधन करने की आवश्यकता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। ये दक्षिण अफ्रीका का चित्र भी है आपके सामने। और कनाडा से हमने क्या लिया? राज्यों से ज़्यादा मजबूत केंद्र, यानी केंद्र की जो शक्ति है ना, केंद्र शक्तिशाली हो, वो हमने कनाडा से लिया। ऐसा अर्धसंघीय ढांचा जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली होती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इस बंटवारे के बाद बची हुई शक्तियाँ केंद्र के पास ही रहना। और राज्यपालों की नियुक्ति भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। तो आप इसको देख सकते हैं, कनाडा से हमने क्या लिया है? राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। आयरलैंड के आदमी है ना, वो नीतिशील होते हैं, ऐसे याद रख लो उनको। तो नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। यानी सरकारों को लोगों के भले की दिशा में क्या करना है, ये बातें हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है।
और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी और राष्ट्रपति चुनने का तरीका भी हमने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। राष्ट्रपति चुनने का तरीका जो है हमने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये आयरलैंड का डायग्राम है, इससे आप याद रख सकते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय प्रणाली ली है ब्रिटेन से, इसको आप यूँ याद रख सकते हैं। संसद में बहुमत वालों की सरकार, संसदीय शासन प्रणाली यानी सरकार संसद का हिस्सा होगी। राज्यसभा और लोकसभा यानी एक संसद में क्या होता है, आप ये बुक क्वेश्चन बहुत बार आता है, संसद बराबर राज्यसभा फिर लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, इसको मिलाकर के क्या होती है? संसद होती है। एक नागरिकता है, कैबिनेट सिस्टम, कानून का शासन, रिट, ये सभी संसद में आते हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। अमेरिका से हमने क्या लिया? बिल ऑफ राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश है और वो अपने नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो मूल अधिकार हैं जो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, संविधान की जो प्रस्तावना वो भी यहीं से लिए। न्यायिक समीक्षा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर यानी तीनों की स्वतंत्रता और कानून का समान संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। बिल्कुल टॉपिक वाइज है, आपको आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं या ये PDF रूप में आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप इनको टॉपिक वाइज याद भी कर सकते हैं। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिए हमने, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं इसे, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समन्वय, तीनों के अंदर पावर की समन्वय और कानून का समान संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, यानी तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, अपन आप बहुत पहले से याद करते आए होंगे कि राष्ट्रपति होता है, तो वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है गलवान। ये गलवान अपने अभी हुआ था ना, गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अभी 26 जनवरी पे चल रहा है, आज ही के दिन ये मामला ये पीछे क्यों जा रहा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या वीरता चक्र? इसमें देखिए महावीर चक्र दिया है और आज के ही अखबार में इनके पिताजी ने इसका विरोध भी किया है कि मेरे बेटे को परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। उन्होंने भारत की भूमि पर चाइनीज सैनिकों का कदम नहीं गिरने दिया, इसलिए वो परमवीर चक्र के हकदार थे, लेकिन उन्हें दिया क्या गया है? महावीर चक्र है। ये थोड़ा इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है, अखबार में भी आ रहा है, इसीलिए हाईलाइट वाला मामला है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि संतोष बाबू को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? महावीर चक्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2021 कब मनाया गया है? ये 2018 से मनाया जा रहा है और जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 2021 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? आप 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 23 जनवरी? तो ये था 24 जनवरी को मनाया गया है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन डे है, वो 24 जनवरी को मनाया गया है। निम्न में से किस विदेशी नेता को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इन चारों में से किसको पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? तो शिंजो आबे, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप या एंजेला मार्केल? यानी जापान के जो पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे हैं, प्रधानमंत्री, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की इस 26 जनवरी पर, क्योंकि इनके कार्यकाल में भारत और जापान की दोस्ती बहुत अच्छी हुई है। उनके
जो आपसी रिश्ते हैं ना वो प्रगाढ़ता में हुए हैं, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मित्रों। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।